सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, और इन क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कैसे बैंक और एसएससी और यूपीएससी की इंग्लिश को टैकल करें। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल लेंगे, ओरिजिन अनक्लियर इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है वुहान वायरस के ऊपर। क्या क्या थ्योरीज हैं हमारे पास, अभी तक कितने प्रूफ मिले हैं कि ये वायरस वुहान की एक लैब से निकला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ आर्टिकल है ना। पढ़ेंगे उसी अंदाज में जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी स्ट्रक्चर्स को, उसकी ग्रामर को और वोकैब को अलग से लेकर के समझेंगे। तो आज की सारी वोकैब, सारी ग्रामर, सारी स्ट्रक्चर्स आप अप्लाई करेंगे इन 5 क्वेश्चंस पे। पहले दिखा रहा हूँ आपको मैं, है ना। ये आपका एक मोटिवेशन है। इस क्विज को पहले आप खुद से सॉल्व करो, वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन मैच करना, ताकि आपको पता लगे आपने कितना सीखा। शुरू कर लेते हैं। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा ओरिजिन अनक्लियर। अभी भी ओरिजिन जो है क्लियर नहीं है। कौन सी चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से पैदा हुई है, वो जगह अभी भी साफ़ नहीं है। तो समझ ही रहे होंगे आप वायरस के बारे में बात कर रहा है ना। टाइटल पैराग्राफ के से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा चाइनाज कोऑपरेशन इन आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस इज़ वाइटल। कह रहा चाइना का जो कोऑपरेशन है ना, चाइना का जो सारा का सारा सहयोग है, और किस चीज़ में भाई, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में। और किसको? सोर्स को, सारे ओरिजिन को। और ओरिजिन किसका? इस कोरोना वायरस का। कह रहे ये जो चाइना का कोऑपरेशन है ना, ये अपने आप में बड़ा ही वाइटल है, बड़ा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। समझ गए सेंटेंस को? बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। कोऑपरेशन इज़ वाइटल। सब्जेक्ट आपका कोऑपरेशन, वर्ब आपकी इज़। सब्जेक्ट वर्ब आपको इसी तरीके से ब्लू कलर और पिंक कलर में, ब्लू में सब्जेक्ट, पिंक में उसकी वर्ब, हर सेंटेंस की मिलेगी। आप इसको फॉलो करो, आपको बहुत ही जल्दी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये पहला ही स्टेप होता है इंग्लिश को सीखने का। वाइटल एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ ज़रूरी हो। एसेंशियल बोल दो, इंपॉर्टेंट बोल दो, इंपेरेटिव बोल दो, है ना। सब के सब जो है वाइटल के सिनोनिम है। अब चलिए एक समरी में आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईडी नो चैट्स। आपको सारी पीडीएफ और सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के इस ग्रुप से। 13,000 मेंबर्स हैं, ज्वाइन कर लेना। समरी बड़ी सीधी सी है। चाइना बोल रहा है वायरस जो है वुहान से नहीं निकला, और दुनिया कहती है कि वुहान से ही निकला है ना। बहुत लोग दुनिया में कह रहे हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है इस झगड़े की सिर्फ एक ही अंत है, चाइना ढंग से कर दे कोऑपरेट, और एक अच्छी सी जांच पड़ताल हो जाए वुहान में WHO की या किसी भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और हमें पता लगे ये वायरस वास्तव में कहाँ से आया था। पूरी दुनिया इस चीज़ को डिज़र्व अब ज़रूर करती है कि ये वायरस जो है कहाँ से निकला था। ये तो कम से कम हमें पता लगे ना, इतनी मौतें होने के बाद। बस यही आज इसका आर्टिकल का कहना है। चाइना को सलाह दे रहा है कि कोऑपरेट करना भाई, तुम्हारा कोऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। आज की टोन है टेक्निकल, बहुत ही साइंस के जार्गन्स को यूज़ करता हुआ आपको दिखेगा, साइंस की लैंग्वेज को, है ना। तो टेक्निकल टोन हो गई। दूसरी टोन है आज की लॉजिकल, कोल्ड लॉजिक लगा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें अच्छी ना लगें सुनने में, पढ़ने में, लेकिन लॉजिकली वो चीज़ें सही हैं। कोल्ड लॉजिक वाली टोन है, लॉजिकल टोन है। आपको मैं बताऊँगा कैसे है ड्यूरिंग द आर्टिकल। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। उससे पहले आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लो। देखो आज के आर्टिकल में 3 ही वर्ड्स आए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है स्पिल ओवर, दूसरा है हार्बर, और तीसरा है टेल टेल। तीनों वर्ड्स को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है, अपने रोज़ 3, 4, 5 जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं डिटेल में हम आपके साथ जो है मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कस की हुई पिछले आर्टिकल्स की फाइल आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। संडे को मैं इसके ऊपर क्विज भी लाता हूँ ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। तो साथ साथ में पढ़ते रहना भाई, है ना। 5-5 करके 50 और 500 वर्ड्स आप सीखोगे। स्पिल ओवर पहला वर्ड है, बड़ा आसान है इसको याद करना। थोड़ा बड़ा कर दूं क्या मैं स्क्रीन को? रुक जाओ, मैं यार भूल जाता हूँ। सब लोग फ़ोन में देख रहे हैं, मैं कंप्यूटर में बना रहा हूँ, है ना। अब आई थिंक थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। स्पिल मतलब बहना, ओवर मतलब कहीं किसी चीज़ के ओवर। जब कोई चीज़ स्पिल ओवर होती है ना, इसका मतलब क्या है? एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह पे बहती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसको याद करने का। आप एक गिलास है, उसमें पानी डाल रहे हो। अब देखो गिलास में पानी जा रहा है, आसपास की किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं है। टेबल पे वो पानी नहीं जा रहा, फर्श पे वो पानी नहीं जा रहा, ग्लास में जा रहा है। लेकिन जैसे ही ग्लास फुल हो जाएगा, अब वो पानी सब जगह फैलेगा, वो स्पिल कर जाएगा ओवर ग्लास से बाहर।
समझ गए ना। तो वो जो पानी है ना, दैट वाटर इज कॉल्ड स्पिल ओवर वाटर, वो पानी जो है अब बह करके ग्लास से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो एक नाउन भी एक वर्ब भी है, हर वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह पे फैले वो स्पिल ओवर है। और एक इनडायरेक्ट या इन जो है अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस जो है ना किसी चीज़ का, वो भी स्पिल ओवर होता है। पानी तो डाला था गिलास में, पर इनडायरेक्टली सारा जो है ज़मीन आपने फर्श गिला कर दिया। समझ गए ना। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इंक्रीज्ड फ्यूल कॉस्ट हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर गुड्स। बढ़ी हुई जो फ्यूल की कीमतें हैं उनका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है कंज्यूमर गुड्स पे। अगर आपने पेट्रोल डीजल महंगा किया है तो ट्रकों का जो चलना वो भी महंगा हो जाएगा। अगर ट्रक महंगे चलेंगे तो जो सामान हम खरीदते हैं वो भी जो है उसी हिसाब से महंगा हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज कॉस्ट है ना फ्यूल की, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। समझ गए इस वर्ड को। चलो हार्बर, हार्बर एक नाउन है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आपने सुना होगा। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, एक पोर्ट, या इसको बोलते हैं पनाह। अब हार्बर का वर्ब फॉर्म में मीनिंग पता क्या होता है? किसी चीज़ को छुपा लेना, या तो किसी की कोई सामान को, या किसी के लिए कोई फीलिंग को। मैं आपका पेन लेकर के, आपकी कोई प्रॉपर्टी लेकर के हार्बर कर लूँ, छुपा लूँ, तो वो भी हार्बर है। और आपके लिए मन में किसी भावना को रख लूँ, चोरी छुपे है ना, आपको पता ना लगे, वो भी हार्बर है। जनरली ये नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है हार्बर नाम का वर्ड। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। नाउन फॉर्म में देखना, पनामा इज़ अ हार्बर ऑफ टैक्स एवेडर्स। जो कंट्री ऑफ पनामा है वो एक पनाह है टैक्स एवेडर्स की। टैक्स चोरी करते हो तो पनामा में जाकर के बस जाओ, टैक्स चोरी करके आप वहाँ पे महफूज हो, है ना, आपको हार्बर करता है। और वैसे ही वर्ब फॉर्म में, शी हैज़ बीन हार्बरिंग इल विल फॉर हर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर द इंसिडेंट। घटना के बाद से ही बुरी भावना को हार्बर कर रही थी वो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। हार्बर करने का मतलब है इल विल को अपने अंदर छुपा के बैठी थी, बस उसको यूँ था मौका मिले और बदला लूँ। समझ गए ना। तो ये दोनों ही वर्ड्स हार्बर नाउन और वर्ब जो है ना इसी तरीके से काम करते हैं। अब देखो इसके सिनोनिम क्या होंगे। हार्बर नाउन के सिनोनिम है हेवन और रिफ्यूज़, किसी के लिए पनाह को बोलते हैं हेवन या रिफ्यूज़। और वर्ब फॉर्म में कंसील या चेरिश, किसी चीज़ को अपने अंदर छुपाना। चलिए लास्ट वर्ड है टेल टेल, बड़ा आसान सा वर्ड है। टेल टेल का मतलब होता है कहानी, टेल का मतलब होता है बताना। अगर किसी चीज़ का कोई ऐसा सिग्नल आपको मिले जिससे उस चीज़ की पूरा जो उसके फीचर्स आपको पता लग जाए तो वो टेल टेल सिग्नल होगा। टेल टेल हर वो चीज़ है जो अनइंटेंशनली बिना किसी भावना के किसी चीज़ को रिवील करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नर्वसनेस इज़ अ टेल टेल साइन ऑफ ए लायर। जो नर्वसनेस है वो एक टेल टेल निशान है एक लायर का। अगर आपसे मैंने कुछ पूछा और आप झूठ बोल रहे हो तो आप नर्वसनेस तो दिखाओगे ही, और आपकी नर्वसनेस जो है ना वही बयान कर देगी आपके झूठ को। तो किसी चीज़ को बयान करने वाला अनइंटेंशनली जो होता है ना वो होता है टेल टेल। अब देखो ये एडजेक्टिव फॉर्म में था। नाउन फॉर्म में टेल टेल का मतलब क्या है? ऐसा आदमी जो टेल को टेल करे। या तो बहुत जो है गॉसिप करने वाला आदमी है, इधर से उधर करने वाला, या कोई विसल ब्लोअर है, जैसे कि जो है एडवर्ड स्नोडन था, है ना, जो किसी विसल को ब्लो करे, गलत बातों को सबके सामने लाए। टेल टेल एक अच्छा आदमी भी हो सकता है जो सबकी गलत बातों को बताए, और एक गॉसिपर भी हो सकता है जो इधर की उधर करे, टेल टेल पर्सन। अब इसके सिनोनिम देख लो। सब की सब चीज़ें जो अनइंटेंशनली किसी चीज़ को बताती हैं वो रिवीलिंग होती हैं, डिवल्जिंग होती हैं, बिट्रेइंग होती हैं और गिव अवे होती हैं, है ना। ये वर्ड्स भी एक एक करके कभी ले लेंगे, वैसे सिनोनिम ही है, थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। चलो आ जाओ सीधे सीधे अपने आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं। अब 3 वर्ड्स आपको बताए हैं ना, रिवाइज कर लेना 2-3 बार 5 बार। ये वर्ड्स अब आपके वोकैब से कभी निकलने नहीं चाहिए, है ना। चलो, गेट ओवर 17 months after WHO first reported a cluster of cases of pneumonia of unknown cause in Wuhan, China, scientists are yet to determine with certainty how the SARS-CoV-2 virus emerged। पहले पूरी कहानी बता रहा है दिक्कत क्या है। कह रहा है लगभग 17 महीने के बाद, 17 months after। अच्छा किस चीज़ के भाई 17 महीने किस चीज़ के बाद? जब WHO ने पहली दफ़ा फर्स्ट रिपोर्ट किया एक क्लस्टर ऑफ केसेस को। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, है ना। एक एरिया में 15, 20, 50 केस होंगे तो वो क्लस्टर ऑफ केस होगा। तो कह रहा है ऐसे WHO के फर्स्ट रिपोर्ट करने के 17 महीने बाद। अब देखो ये केस किसके थे? निमोनिया के थे, और ये निमोनिया था एक अननोन कोज का जिसका कारण किसी को पता नहीं था, और ये हुआ था वुहान में, चाइना के अंदर। कह रहा है इस घटना के 17 महीने के बाद हुआ क्या? कह रहा साइंटिस्ट जो है ना वो अभी भी यह टाइम बाकी हैं डिटर्मिन करना, निर्धारित करना विद सर्टेनिटी, पूरे निश्चितता के साथ, सर्टेनिटी के साथ। और क्या चीज़ को? कैसे जो SARS-CoV-2 वायरस है इमर्ज हुआ, कैसे ये वायरस सबके सामने आया। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है। तो 17 महीने के बाद जब WHO ने
पहली बार रिपोर्ट किया था बहुत सारे केसेस को, जो केस थे निमोनिया के और जिनका कारण अननोन था, और ये सब के सब थे वुहान में, चाइना के अंदर। अब 17 महीने के बाद आज भी साइंटिस्ट जो हैं बाकी हैं, येट हैं कि वो डिटरमिन करें पक्के तरीके से कैसे ये वायरस इमर्ज हुआ, कैसे ये वायरस इंसान में फैला। आज जो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, WHO की वर्ब है रिपोर्टेड, साइंटिस्ट की वर्ब है आर, CoV-2 सार्स जो वायरस है इसकी वर्ब है इमर्ज्ड। अगर इतना काम आप कर लो ना तो ये इंग्लिश जो है ना बहुत आसान खेल है। बस आप जैसे मैं बता रहा हूँ इस अप्रोच को फॉलो करो, सेंटेंस में कड़ियाँ बनाओ वर्ड्स की, कौन सा वर्ड किससे जुड़ा है। अब देखने वाला वर्ड कौन सा है, निमोनिया। आप जानते हो उसकी स्पेलिंग देख लेना। निमोनिया की स्पेलिंग अगर पेपर में आ जाए और तुम्हें आपने एक दो बार दिमाग ना लगाया उस स्पेलिंग पे, है ना, याद ना किया हो, तो कभी लिख नहीं पाओगे। ये पी से शुरू होती है और पी साइलेंट होता है ना, निमोनिया पी से शुरू होता है। इमर्ज का मतलब होता है निकल करके आना, अपीयर होना, क्रॉप अप होना, सरफेस होना, मटेरियलाइज होना, किसी चीज़ का सबके सामने उभर करके आना कहलाता है इमर्ज। आगे बढ़े, चलो। कह रहे मच लाइक अदर वायरसेस SARS-CoV-2 could have a natural origin or somehow escaped from the coronavirus research lab in Wuhan, the epicenter of the COVID-19 outbreak। ऊपर एक सवाल पूछना रह गया आपसे, यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है, हाउ होता है, व्हेन होता है, वाई होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है। ये जब भी आपको दिखते हैं सेंटेंस में इन्वर्जन करते हैं। इस सेंटेंस में इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ इस क्लोज के अंदर? यहाँ पे CoV-2 की वर्ब, वायरस की वर्ब यहाँ पे क्यों रखी हुई है, इस वायरस से सब्जेक्ट से पहले क्यों नहीं है? अपने आप से सवाल करो, आपको अभी जवाब मिल जाएगा अगर आपने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं तो कमेंट्स में डालना। कह रहा है बिल्कुल वैसे ही मच लाइक, और कैसे? अदर वायरसेस, दूसरे वायरसेस की तरह। कह रहा है जो ये वायरस है ना, ये भी कुड हैव, ये रख सकता था, और क्या रख सकता था, एक नेचुरल ओरिजिन, एक प्राकृतिक ओरिजिन, और किसी तरीके से ये स्केप भी कर सकता था, कुड हैव स्केप्ड। और कहाँ से? कोरोना वायरस की रिसर्च लैब से वुहान में। तो कह रहे दूसरे वायरस की तरह ये हो सकता नेचर में निकला हो, और हो सकता है किसी तरीके से ये वुहान लैब से भी निकला हो, दोनों ही काम हो सकते हैं। कह रहे ये वो वुहान लैब है जो एपिसेंटर है, जो बिल्कुल फोकल पॉइंट है कोविड-19 के आउटब्रेक का, जहाँ से कोविड-19 के हेडक्वार्टर शुरू हुए थे ना, कोविड-19 शुरू हुआ था, उसको कहते हैं वुहान। समझ गए? तो कह रहे दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। एपिसेंटर वर्ड को नोट कर लेना, फोकल पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे सब चीज़ों का फोकस हो, वो कहलाता है एपिसेंटर। यहाँ पे SARS-CoV-2 की दो वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है कुड हैव और दूसरी वर्ब है कुड हैव एस्केप्ड। समझो मेरी बात को, इस सब्जेक्ट ने दो वर्ब्स ली हुई हैं और नाम की कंजंक्शन से दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं। पहली वर्ब है कुड हैव और दूसरी बार कुड हैव को हमने लिखा नहीं है, क्योंकि कुड हैव एस्केप्ड फिर से लिखते तो कुड हैव रिपीट हो जाती, तो इसने एक बार लिख करके दूसरी बार छोड़ दिया। अब यहाँ पे बहुत कूल रूल्स बनते हैं ग्रामर के, दो ध्यान से समझना, सिंपल रूल्स हैं जो थोड़ा सा फोकस दे पाए। दो सेंटेंस देख लो ऊपर वाले। द बैंक हैज़ रिसीव्ड माई चेक एंड हैज़ क्लियर्ड इट। बैंक ने रिसीव कर लिया मेरा चेक और इसको कर दिया क्लियर। आपको ये रूल पता होगा, जब हेल्पिंग वर्ब दो बार आए आप दूसरी बार हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते हैं, है ना। जैसे इस केस में था कुड हैव, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो दूसरी बार आ रही है ना, हैज़ यहाँ भी है, हैज़ यहाँ भी है, एक ही क्लोज में दो बार आ रही है, तो फिर क्या करना भाई, इस हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार यहाँ पे मत रखो। इसको आप मान लो ये लगी हुई है, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? अब अगला देखो, आई कैन हेल्प एंड विल हेल्प यू। मैं मदद कर सकता हूँ और करूँगा तुम्हारी, कर भी सकता हूँ और करूँगा भी। समझ गए ना? अब देखो कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब दोनों जगह हेल्प है। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार नहीं लिखते, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हैज़ को अंडरस्टूड मान लिया था, इसको बिना लिखे ही मान लिया था। वैसे ही इस केस में जब मेन वर्ब कॉमन हो गई, एक ही क्लोज के अंदर एक ही सब्जेक्ट की दो वर्ब्स हैं, तो मेन वर्ब को भी दूसरी बार ना लिखें। समझ गए ना? पहली बार ना लिखें, दूसरी बार लिख दें। मेन वर्ब के केस में क्या होता है, पहली बार छोड़ देते हैं, दूसरी बार लिख देते हैं, है ना। हेल्पिंग वर्ब के केस में पहली बार लिख देते हैं, दूसरी बार छोड़ देते हैं। तो आई कैन एंड विल हेल्प यू, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब थोड़ा सा एडवांस लेकर के आ रहा हूँ, थोड़ा फोकस दे देना, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो, द बैंक हैज़ माई चेक इन इट्स कस्टडी एंड आस्क फॉर माई ID कार्ड। बैंक के पास मेरा चेक है उसकी कस्टडी में, और बैंक ने मांगा है, आस्क फॉर किया है मेरा ID कार्ड। बैंक बोला चेक तो मेरे पास है, आई कार्ड लाओ और पैसे ले जाओ, नहीं तो ये चेक जो है पैसे नहीं देंगे। अब यहाँ पे हैज़ जो है ना, हैज़ वो यहाँ पे भी आना चाहिए था,
आना चाहिए था, और हमने उस हैज़ को हटा दिया क्योंकि 2 बार हैज़ को ना लिखना पड़े। 2 हैज़ 2 बार आ रहे हैं तो क्या मतलब है उसको लिखने का, तो हमने निकाल दिया। बस अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है हमें, यहाँ पे जो हैज़ है ना ये है मेन वर्ब, और यहाँ पे जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब। हैज़ आस्क्ड फॉर है मेन वर्ब, और यहाँ पे हैज़ खुद ही मेन वर्ब है। देखो दोनों जगह हैज़ तो है, आपने दोनों जगह हैज़ देखा और इस हैज़ को निकाल दिया, लेकिन ये हैज़ वो हैज़ नहीं है जो ये हैज़ है। ये हैज़ है एक हेल्पिंग वर्ब और ये हैज़ है एक मेन वर्ब। अब ये दोनों हैज़ बराबर नहीं है, ऊपर वाले केस की तरह दोनों जगह हैज़ लिखना पड़ेगा। करेक्ट ग्रामर सिखा रहा हूँ तुम्हें, एसएससी में बैंक में क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरह के, समझ गए ना। तो यहाँ भी हैज़ होना चाहिए। आप लिखोगे द बैंक हैज़ माई चेक इन इट्स कस्टडी एंड हैज़ आस्क्ड फॉर माई ID कार्ड। ये हैज़ मेन वर्ब था, ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। आगे और बढ़ो, आई हैव एंड विल हेल्प यू। मैं कर चुका हूँ और तुम्हारी मदद करूँगा, मैं कर भी चुका हूँ और तुम्हारी मदद करूँगा। इसमें देखो मेन वर्ब एक ही जगह आ रही है, मतलब यहाँ पे भी हेल्प नाम की वर्ब हम अंडरस्टूड मान लेते हैं। एक बार यहाँ लिखी हुई है, दूसरी जगह भी हेल्प नाम की वर्ब अंडरस्टूड है, लेकिन ध्यान देना हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको जब भी मेन वर्ब को कॉमन को हटाना हो तो देख लेना वो कॉमन होनी चाहिए। आई हैव हेल्प्ड एंड विल हेल्प यू, ऐसे बनेगा पूरा सेंटेंस। ये हेल्प है और ये हेल्प्ड है, दोनों हेल्प वर्ब है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, दोनों को कॉमन मत मान लेना। ऐसा ना हो इसको निकाल करके आ जाओ पेपर में कि सर हेल्प भी तो थी, अरे ये V3 है बावले, वो V1 है। समझ गए ना। तो इसी रूल की एक्सटेंशन मैंने आपको करवाई है, थोड़ी सी डिटेल फॉर्म में, एडवांस कॉन्सेप्ट है, इजीली आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला खास तौर पे देख लेना, हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैज़ मेन वर्ब। चलो क्विज में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। कर विद नो हार्ड साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल टू कन्फर्म द लैब लीक हाइपोथेसिस देर आर सम साइंटिफिक लीड्स दैट सपोर्ट अ नेचुरल ओरिजिन। कह के साथ ही, अच्छा भाई किसके नहीं होने के, किसी भी मजबूत हार्ड साइंटिफिक एविडेंस के, वैज्ञानिक प्रमाणों के। अच्छा किस बारे में, जो कि अवेलेबल हो कंफर्म करने के लिए लैब लीक की हाइपोथेसिस को, लैब लीक की थ्योरी को। कह रहे किसी भी लैब लीक की थ्योरी के पक्के प्रमाण एविडेंस सबूत ना होने के साथ ही। अच्छा हुआ क्या, कह रहा कुछ एक हैं, देर आर सम साइंटिफिक लीड्स, कुछ साइंटिफिक लीड्स हैं हमारे पास, साइंटिफिक छोटे मोटे हिंट्स हैं हमारे पास जो कि सपोर्ट करते हैं एक नेचुरल ओरिजिन को, जो बताते हैं वायरस जो है जंगलों से इंसानों में आया है। तो लैब लीक थ्योरी पे शोर तो बहुत है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ सबूत मिले हैं, वो मिले हैं इस वायरस के जंगल से आने के। समझ गए। चलो अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, दैट की वर्ब है सपोर्ट, दैट आया साइंटिफिक लीड्स के लिए। लीड्स एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए दैट नाम के रिलेटिव जो प्रोनाउन ने प्लूरल ही वर्ब को लिया है, पीछे ऐसे नहीं आ रहा। अच्छा आर जो है ना, आर ये मैंने उल्टा कर दिया है ना, कलर दे देता हूँ मैं सही से, जस्ट ए मिनट। साइंटिफिक लीड तो आपका सब्जेक्ट है और आर आपकी वर्ब है ना, कलर उल्टे पड़ गए। तो साइंटिफिक लीड सब्जेक्ट, आर इसकी वर्ब। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस। ये सारे वर्ड आप देख रहे हो ना, इनके लास्ट में IS आता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है थ्योरी, थीसिस का मतलब भी वही होता है एक रिसर्च पेपर, बेसिस का मतलब होता है आधार, पेरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाईफाई लैंग्वेज में, पेरेंथेसिस। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, Y एक्सिस, X एक्सिस। क्राइसिस का मतलब होता है आपदा, तूफान। और जूनोसिस का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो जू से, जानवरों से इंसानों में फैलती है, जैसे कि कोरोना वायरस है ना। जूनोसिस मतलब एक बीमारी। अब इन सब की प्रॉब्लम ये है, मान लो 2 थीसिस हो तो थीसिस लिखना पड़े, बेसिस मान लो 5 हो तो बेसिस लिखना पड़े, तो ये सेंटेंस उल्टे से बन जाते हैं वर्ड्स। तो इनका इन्होंने एक इलाज निकाला है। इलाज क्या निकाला है, अगर इन वर्ड्स को प्लूरल करना हो तो इस आई की जगह पे ई लगा दो। जैसे हाइपोथेसिस है, इसका प्लूरल पता है क्या होगा, हाइपोथेसिस ही बोला जाएगा और आई की जगह ई लगा होगा, पीछे ES आ गया ना। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे थीसिस है, अगर 5 थीसिस पढ़ी हैं, आपको प्लूरल बनाना है, 5 थीसिस लिखना है, तो आई की जगह पे ई लगा दो, बस हो गया। तो ये सारे वर्ड्स इसी तरीके से चलेंगे। जूनोसिस का प्लूरल होगा, यहाँ पे आई लग के जूनोसिस। याद कर लेना इन वर्ड्स को, लास्ट में जिनके IS आता है, नाउन की वीडियो में करवा चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ इट इज़ अ जूनोटिक स्पिल ओवर द वायरस कुड हैव ईदर डायरेक्टली क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमंस और थ्रू एन इंटरमीडिएट होस्ट। कह रहा है अगर ये एक जूनोटिक स्पिल ओवर है, जूनोटिक मैंने आपको बताया ना, देखो जूनोसिस आपने वर्ड देखा यहाँ पे, जूनोसिस। जूनोसिस मतलब जानवरों से बीमारों, इंसानों में फैलने वाली बीमारी। तो जूनोसिस से हमने एक जो है ना एडजेक्टिव बना दिया जूनोटिक,
ऐसी चीज़ जो जानवरों से बीमारों में फैले एडजेक्टिव फॉर्म में, है ना। कह रहा है अगर ये जानवरों से बीमारों में इंसानों में फैलने वाली स्पिल ओवर है, आगे से आगे फैलने वाली बीमारी है, कॉन्सिक्वेंस है, तो कह रहा है ये वायरस जो है ना ये कुड हैव, या तो हो सकता है कुड हैव इधर, या तो डायरेक्टली क्रॉस, सीधे सीधे क्रॉस किया हुआ, और कहाँ से, बैट से, चमगादड़ों से ह्यूमंस में, और या फिर जरिए किसी इंटरमीडिएट होस्ट के, बीच में आने वाले किसी होस्ट के। तो कह रहा हो सकता है पहले चमगादड़ में आया, चमगादड़ किसी ह्यूमन को काट गया या ह्यूमन ने खा लिया तो सीधे आ गया हो, सीधे सीधे क्रॉस कर गया हो, और या फिर चमगादड़ से किसी कुत्ते में, वहाँ से किसी बिल्ली में, और फिर बिल्ली से किसी इंसान में इंटरमीडिएट होस्ट के जरिए। समझ गए। इट की वर्ब है इस, वायरस की वर्ब है कुड हैव क्रॉस्ड, है ना। इधर और ये कॉन्सेप्ट आपको मैं कंजंक्शन चैप्टर में करवाऊंगा, पार्ट 1 कल आ चुका है रात में, पार्ट 2 इस वीक आपको मिल जाएगा संडे को, है ना। इधर और, नीदर और, बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब कैसे काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जूनोटिक आपने देख लिया, एडजेक्टिव है जूनोसिस का, और स्पिल ओवर आप देख चुके ऑलरेडी, ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह पे फैले। कह रहा है but till date neither the bat species that hosts the SARS-CoV-2 virus nor the intermediate host has been found। कह रहा अब दिक्कत ये है कि लेकिन आज तक है ना तो वो बैट की स्पीसीज, ना तो वो बैट की वो वाली प्रजाति जो कि होस्ट करती है कोविड-19 या SARS-CoV-2 वायरस को, और ना ही कोई इंटरमीडिएट होस्ट, बीच में आने वाला कोई होस्ट जो है आज तक पाया गया है। तो इसलिए लोगों को चाइना पे शक हो रहा है। ना तो हमें कोई चमगादड़ मिला जिसको कभी कोरोना हुआ हो, ना कोई हमें बिल्ली या कुत्ता मिला जिसको चमगादड़ ने कोरोना दिया हो। समझ गए। ये नीदर नोर से बनने वाले जो दोनों सब्जेक्ट हैं, यही आपका सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, बैट स्पीसीज और होस्ट, है ना। वर्ब नीदर नोर इधर और में लगती है नोर या और के पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वैसे तो सब्जेक्ट ये दोनों हैं, लेकिन वर्ब लगी है नोर के हिसाब से, जो पास में रखा है होस्ट, सिंगुलर वर्ब, है ना, हैज़ बीन फाउंड। अच्छा, एक सवाल है आपसे मेरा, पूछ लूँ क्या? चलो, पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना, ज़्यादातर लोगों को जिन्होंने ग्रामर सीरीज़ देखी है। यार ये स्पीसीज़ तो पीछे एस आ रहा है, स्पीसीज़ एस आ रहा है ना पीछे, तो ये स्पीसीज़ के लिए हमने सिंगुलर वर्ब क्यों लगाई है? सिंपल सा जवाब है इसका, स्पीसीज़ के पीछे एस आ रहा है, फिर भी हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों लगाई है? ये स्पीसीज़ नाउन के साथ क्या चक्कर है? कई बार करवा चुका हूँ, कमेंट्स में डालो, जिनको नहीं पता वो कमेंट्स में जाके पढ़ो, है ना, अभी जा करके थोड़ी देर में। चलो आगे बढ़ते हैं, आना चाहिए आपको ये। कह रहा है चाइना सीक्रेसी एंड डिले इन रिपोर्टिंग द वुहान आउटब्रेक एंड इन फाइंडिंग द नेचुरल होस्ट और द इंटरमीडियरी हैव फर्दर फ्यूल्ड द लैब स्पिलओवर हाइपोथेसिस। अब बता रहा है चाइना की जो है गलती क्या है। कह रहा है चाइना की जो सीक्रेसी है ना, चाइना जो गुप्त रखता है, सीक्रेट रखता है, और जो डिले है, जो देरी कर रहा है किस चीज़ में भाई? रिपोर्ट करने में वुहान के आउटब्रेक को, जो इसने वुहान के फैलाव को, बीमारी के फैलने को जो है लेट किया। कह रहा है एक तो दोनों चीज़ें जो है स्पिल, जो इसका सीक्रेसी और जो है डिले, और कह रहा है दूसरी चीज़ फाइंड करने में, ढूंढने में सही होस्ट को, नेचुरल होस्ट को, और या फिर इंटरमीडियरी को, जिसने इस वायरस को बीच में से इंटरमीडियरी बना करके लिया। कह रहा है ये दोनों चीज़ों ने ना फर्दर कर दिया है फ्यूल, और आगे दिया है भड़का, लैब से स्पिल ओवर की, लैब से बाहर निकलने की इस हाइपोथेसिस को, इस जो है थ्योरी को। तो चाइना की गलती ये है कि ना तो वो रिपोर्ट करता है वुहान की वायरस जो आउटब्रेक को टाइम पे, और ना ही इसने उस जानवर को पकड़ के लाके दिया आज तक जिसको कोरोना पहले हुआ था। इस वजह से दुनिया को लगता है चाइना की लैब से ही वायरस निकला है। सीक्रेसी और डिले की वर्ब है हैव फर्दर फ्यूल्ड, दोनों सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़े हुए हैं इसलिए प्लूरल वर्ब है। आउटब्रेक का मतलब होता है फैलाव, और कैसा? सडन स्प्रेड, अचानक से किसी चीज़ का फैलाव होता है ना, महामारी की तरह, उसको हम बोलते हैं आउटब्रेक। फ्यूल का मतलब होता है, देखो फ्यूल क्या होता है? ईंधन। ईंधन एक नाउन है, और ईंधन की हमने वर्ब फॉर्म बना दी है ना, पेट्रोल की, डीजल की। तो मतलब किसी चीज़ को ईंधन देना, भड़काना, इंसाइट करना, स्पोर करना, फैन करना, कोज करना, फ्यूल के सिनोनिम है। एक मिनट होल्ड करो, मैं लैपटॉप को ज़रा चार्ज पे लगा दूँ। आ जाओ। कह रहा फाइंडिंग द होस्ट एनिमल कैन बी डॉन्टिंग। कह रहा जो फाइंड करने का काम है होस्ट एनिमल को, जिसने, इस जानवर ने सबसे पहले कोरोना को पाया था, कह रहे बड़ा ही डॉन्टिंग काम हो सकता है, अपने आप में चैलेंजिंग काम हो सकता है। डॉन्टिंग का मतलब होता है हर वो चीज़ जो आपकी हिम्मत तोड़ दे, ऐसा काम जो आपको डरा दे। मैं आपको बोलूँ यार चलो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, आप कहो यार कैसा मजाक है, तो ये काम ऐसा काम है जिसको सुनते ही आपकी रूह कांप गई, यार एवरेस्ट पे कौन चढ़ेगा यार, है ना। टेरिफाइंग चीज़ हो, डॉन्टिंग हो, चैलेंजिंग हो, इंटिमिडेटिंग हो, डिस्करेजिंग हो, हतोत्साहित करे, आपको परेशान कर दे। तो कह रहे ये काम अपने आप में वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है उस जानवर को पकड़ना।
अब आगे देखते हैं क्यों मुश्किल होता है। कह रहा वाइल द सिविट कैट्स एंड ड्रोमेडरी कैमल वर क्विकली आइडेंटिफाइड टू बी the intermediate host of SARS and MERS respectively, it took years to identify the horseshoe bat that harbors SARS virus strains। कह रहा है जहाँ पे ये सिवेट कैट और ड्रोमेडरी कैमल, कह रहा है दोनों जो खास तरह के जानवर जो हैं बहुत ही जल्दी पकड़ लिए गए थे, आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। और कह रहा है किस लिए, होने के लिए इंटरमीडिएट होस्ट, होने के लिए बीच वाला होस्ट इन दोनों वायरसेस का रिस्पेक्टिवली। सार्स के लिए सिवेट कैट जो जिम्मेदार थी, और इस कैमल जो है इसने मर्स नाम के जो है वायरस को फैलाया, MERS को, है ना, रिस्पेक्टिवली। कह रहे जहाँ पे ऐसा हुआ वहीं पे इट टुक लग गए बहुत सारे साल पकड़ने में इस जो है चमगादड़ को, हॉर्सशू बैट को, जो कि हार्बर करता है, जो कि छुपा करके रखता है सार्स की वायरस स्ट्रेन्स को, सार्स की जो वायरस की जो सारे के सारे जो है वायरस, समझ गए ना। तो कह रहा है इनको तो बड़ा जल्दी पकड़ा, लेकिन कई साल लग गए हमें इस हॉर्सशू बैट को पकड़ने में। तो कोरोना में भी सालों लगना बड़ी आम बात है कोरोना वायरस को पकड़ने में, समझ गए। आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़, सिवेट कैट और ड्रोमेडरी कैमल इन दोनों को जो एंड से जोड़ा गया है, इनकी वर्ब है वर क्विकली आइडेंटिफाइड। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिसकी बात हमने पहले की थी वो सार्स से जुड़ा हुआ है, और जिसकी बात हमने बाद में की थी वो मर्स से जुड़ा हुआ है। तो रिस्पेक्टिवली का काम यही होता है पहले और बाद वालों को कनेक्ट करना, ठीक है। हार्बर वर्ड आप देख चुके हो, किसी के लिए फीलिंग रखना छुपा करके, किसी चीज़ को छुपा लेना किसी की, या फिर एक पनाह को या पोर्ट को, बंदरगाह को हार्बर बोलते हैं, है ना। हार्बर में एक चीज़ देखना, इसमें यू आता है बीच में। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हो SSC बैंक्स की, और अगर आप अमेरिकन हो, हॉलीवुड में जाए, तो आप यू को निकाल दोगे, समझ गए ना। स्पेलिंग एक ही है, अलग अलग है, वर्ड एक ही है। आप यू लगाना, यू वाला जो है हम फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश को। अब ये मैं आपको जानवरों की थोड़ी सी बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको सुन के मज़ा आएगा। ड्रोमेडरी कैमल, मज़ा तो क्या आएगा, नॉलेज की बात है। ड्रोमेडरी कैमल होता है मिडल ईस्ट में पाया जाने वाला एक कुबड़ वाला जो है कैमल। इसकी छोटी सी कुबड़ होती है, आधी सी, है ना, ड्रोमेडरी कैमल। और सिवेट कैट वो होती है जिसको मार करके परफ्यूम बनाया जाता है। मैंने इनके बारे में पढ़ा, मुझे अजीब सा लगा है ना, इसको कैट को मार के परफ्यूम बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू डेट A complete Ebola virus has never been isolated from an animal source। कह रहा है आज तक टू डेट एक पूरा का पूरा इबोला का जो वायरस है ना, वो कभी भी आइसोलेट नहीं किया गया, अलग नहीं किया गया एक एनिमल सोर्स से। तो इबोला तो इतना पुराना है, आज तक इबोला को एक जानवर से हम कभी उसमें पकड़ नहीं पाए, उसमें से अलग नहीं कर पाए, समझ गए। चलो वायरस की वर्ब है हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड, पैसिव वॉइस में। कह रहा है इफ द वायरस हैड बीन बायो इंजीनियर्ड द जीनोम सीक्वेंस वुड कैरी टेल टेल साइंस। कह रहा है अगर वायरस बायो इंजीनियर्ड होता, अगर वायरस को हमने लैब में बनाया होता, बायो इंजीनियरिंग की होती, तो इसका जो जीनोम सीक्वेंस होता है, जो इसका DNA RNA का सीक्वेंस होता है, वो कैरी करता ऐसे साइंस को जो टेल टेल होते, जो इस चीज़ को बड़ी आसानी से हमें रिवील कर देते, इस चीज़ की तरफ इशारा कर देते, समझ गए ना। टेल टेल आप जानते हो ना, आपको मैंने बताया था वो नर्वसनेस इज़ द टेल टेल साइन ऑफ अ लायर। तो ये जो अगर बायो इंजीनियर करोगे ना, तो ये अपने आप ही एक रिवील करने वाला जो है साइन बन जाता है, टेल टेल साइन बन जाता है। वायरस की वर्ब है हैड बीन बायो इंजीनियर्ड, जीनोम सीक्वेंस की वर्ब है वुड कैरी। यहाँ पे मैं आपको 10-20 सेकंड दूंगा, जिन्होंने कंडीशनल्स की वीडियो देखी है मुझे फटाफट बता दो इस सेंटेंस में कौन सा कंडीशनल लगा है। एज अ चैलेंज लेना, मुझे भरोसा है आप में से 90-95 नहीं बता पाओगे, सीधा सीधा ये है नहीं। चलो अब मैं ही बता देता हूँ, बताना जिसको पता हो कमेंट्स में, है ना, देखें कितने लोगों को याद है। अब देखो ये जो कंडीशनल है ना, ये सिंपल कंडीशनल है ही नहीं, एक्चुअल में है थर्ड कंडीशनल का मिक्सचर। मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है और कब बनाना है। आपने अगर कंडीशनल पढ़े हो बेसिक, तो थर्ड कंडीशनल आप जानते हो कुछ इस तरह का होता है, इफ़ प्लस में पास्ट परफेक्ट और मॉडल प्लस में है प्लस में V3, है ना। इफ़ कंडीशनल की फॉर्म ये होती है, अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं कामयाब हो जाता, अगर उस दिन हम अच्छा खेले होते तो हम मैच जीत जाते, अगर बरसात ना हुई होती तो हम पिकनिक पे ज़रूर गए होते, समझ गए ना। थर्ड कंडीशनल यही होता है, यही वाली उसकी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन थर्ड कंडीशनल कभी कभी फेल हो जाएगा इस तरह के सेंटेंस में, देखो कैसे। इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी दैट डे आई वुड नॉट हैव बीन अलाइव नाउ। अगर आप यहाँ पे नोट लगा लेना, अगर तुमने मेरी मदद ना की होती उस दिन तो आज मैं ज़िंदा ना होता, अगर तुमने मदद ना की होती तो मैं ज़िंदा ना होता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कंडीशनल लगा दिया है पास्ट परफेक्ट लगा के, इफ़ के बाद में, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे मॉडल के बाद में, हैव के बाद में V3 लगा दिए, बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन ये सेंटेंस गलत है। कैसे? मैं जिंदा ना होता, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉडल हैव लगा के पास्ट की, जिंदा तो मैं आज भी हूँ। ये एक ऐसा काम है जो ना होता और ना आज भी होता है। नाउ जो है ना, ये आपको थोड़ा सा और हिंट दे रहा है। जब भी थर्ड कंडीशनल में नाउ, एट प्रेजेंट, टुडे, है ना, दिस डे, दिस वेरी मोमेंट, इस तरह का लग जाए तो समझ लेना अब यहाँ पे थर्ड कंडीशनल का ये स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्योंकि बात पास्ट की नहीं है, बात अभी भी प्रेजेंट की है। जिंदा तो मैं आज भी हूँ। समझ गए ना मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या है? अब इसको कैसे चेंज करें? पास्ट से बना दो इस मॉडल को प्रेजेंट में। वुड नॉट बी अलाइव। समझ गए ना? आई वुड नॉट बी अलाइव नाउ। तो ऐसे होता है मिक्स कंडीशनल। वुड के बाद में वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव आएगा। वैसे ही इफ द यूएसए हैड अटैक्ड इंडिया वी वुड नॉट हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे। अगर यूएस ने इंडिया को अटैक कर दिया होता तो हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था ना होते आज। अब वही बात है, होता पर अर्थव्यवस्था तो हम आज भी है ना। सच बात है ना ये। तो इस सेंटेंस को आपने टुडे देखते ही, नाउ देखते ही, एट प्रेजेंट देखते ही समझ जाना है। यहाँ पे अब बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। हैव को निकाल दो। वी वुड नॉट बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी टुडे। समझ गए ना? चलो यहाँ भी वही हुआ है। जीनोम सीक्वेंस के साइन आज भी हमें मिल रहे हैं। तो हैड बीन तो यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है वुड कैरी, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बढ़े आगे। मिक्स कंडीशनल की वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। कह रहा बट, ये आज यूज़ होगा आपके क्विज में ना कॉन्सेप्ट। कह रहा बट साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी सिग्नेचर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। कह रहा लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने नहीं पाया है किसी भी साइन को, सिग्नेचर को जेनेटिक मैनिपुलेशन के। मैनिपुलेशन का मतलब होता है छेड़छाड़। तो कहीं भी साइंटिस्ट को नहीं लगा कि ये जो वायरस है इसके जीनोम के साथ छेड़छाड़ हुई है। साइंटिस्ट की वर्ब है हैव नॉट फाउंड। कह रहा वाइल अ पर्टिकुलर site furin cleavage on the SARS-CoV-2 spike protein that allows the virus to infect the cells has been cited as evidence of bioengineering. The fact is that it is not unique to SARS-CoV-2. अब बता रहे जो लोग शोर मचा रहे हैं, है ना, कि इसको लैब में बनाया, उनकी क्या है, उनकी जो कहानी में क्या पेंच है। कह रहा है जहाँ पे जो है खास जो जगह है ना, साइट लोकेशन जो है, जिसका नाम दिया है ये फ्यूरिन क्लेवेज, और कहाँ पे? SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन पे। और वो प्रोटीन जो अलाउ करता है वायरस को इन्फेक्ट करने को, सेल्स को। वायरस जल्दी जल्दी जो है दूसरे आदमी में घुसे, उसकी सेल्स को इन्फेक्ट करे। कह रहे जहाँ पे इस साइट को, इस जो है जगह को साइट किया गया है, इसको सबके सामने रखा गया है। और कैसे? एक एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे, बायो इंजीनियरिंग का। कह रहे जहाँ पे ऐसा है। वहीं पे फैक्ट ये भी है कि ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है SARS-CoV-2 में। ये साइट की जो आप बात कर रहे हो ना, कि ये साइट को जो है लैब में बनाया गया है, इस वायरस का ये वाला हिस्सा लैब में बनाया गया है। कह रहा है ऐसा हिस्सा कोविड के अलावा बहुत सारे वायरसेस में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यूनिक नहीं है। समझ गए ना? अ पर्टिकुलर साइट की वर्ब है हैज़ बीन साइटेड। स्पाइक प्रोटीन के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया दैट, इसकी वर्ब है अलाउस। अब देखो इस सेंटेंस से मैं आपको टोन निकालने बताता हूँ। इसी सेंटेंस से कैसे निकलेगी? आपने इतना कुछ देख रहे हो यहाँ पे, फ्यूरिन क्लेवेज, मेरे को भी मीनिंग नहीं पता इसका। क्लेवेज का मतलब होता है दरार, फ्यूरिन का मतलब मुझे नहीं पता। तो ये सब साइंटिफिक जो है ना वर्ड्स हैं। स्पाइक प्रोटीन, जब भी आप टेक्निकल वर्ड्स को देखो समझ जाओ, एक तो आर्टिकल में टेक्निकल टोन लगेगी। दूसरा, आप इस आर्टिकल में देख रहे हो ये बहुत न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है। चाइना को बचा भी नहीं रहा और चाइना को मरवा भी नहीं रहा। हमारे इमोशन से बिल्कुल उल्टा जा रहा है। हम सोचते हैं चाइना से निकलाओ, कैसे भी करके पता लग जाए दुनिया को। पर ये क्या है, एक जेन्युइन इंक्वायरी करना चाह रहा है। कह रहा हो सकता निकलाओ, हो सकता ना निकलाओ। तो इसको बोलते हैं कोल्ड लॉजिक। एकदम चुपचाप जो है ना, आप बिना किसी इमोशन के लॉजिक को लगाते हो। कोल्ड लॉजिकल टोन है आज की, है ना। यहीं से आप टोन को पकड़ा करो। आज से मैं कोशिश करूँगा हर आर्टिकल में आपको उस सेंटेंस को बताया करूँ जहाँ से मैंने टोन को पकड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in the furin cleavage site that encode for a particular amino acid, another feature that is forwarded as supporting laboratory manipulation, too has been shown to be not unique. सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधा कर देते हैं। ये बीच का जो आप देख रहे हो ना हाइफन से हाइफन, इसको अलग कर दो, बाकी का सेंटेंस पढ़ो, फिर जो इसको हम जो ऐड करेंगे। कह रहा है एक जो जुगलबंदी है, कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब ये मुझे पता नहीं क्या होते हैं, और कहाँ पे? इसी फ्यूरिन क्लेवेज नाम की जगह पे, ये जो ऊपर आई थी। कह रहा है ये जो कॉम्बिनेशन है ना इस जगह पे, और वो कॉम्बिनेशन है जो एनकोड करता है और किसके लिए? पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। अब ये बीच वाला छोड़ दो। कह रहा है ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इसको भी शोन किया गया, दिखाया गया है यूनिक ना होने की तौर पे। तो जिसको सब शोर मचा रहे हैं, कोविड के अलावा और जगह भी हमें देखने को मिला है, इट इज़ नॉट यूनिक टू कोविड-19 वायरस।
अब बीच वाला पढ़ो, कह रहा है ये जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड है जो इनकोड करता है, कह रहा है ये अनदर फीचर है, एक नया जो फीचर है, एक नया विशेषता है इसकी, कह रहा है जो कि फॉरवर्ड की जाती है एक सपोर्ट करने वाली लेबोरेटरी मैनिपुलेशन के तौर पे, है ना। इसको भी हम लेबोरेटरी में बने होने का सबूत बताते हैं, समझे ना। थोड़ा सा अजीब सेंटेंस है पर ध्यान से पढ़ोगे तो कॉम्बिनेशन की वर्ब है हैज़ बीन शोन, दैट की वर्ब है एनकाउंट और दैट की वर्ब है इज फॉरवर्डेड। बढ़े आगे, कह रहा है फॉर इंस्टेंस द न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्बिनेशन एनकोडिंग फॉर द अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन अदर साइट्स ऑफ SARS-CoV-2 वायरस एंड इन 2003 सार्स वायरस। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन है जो एनकोड फॉर करता है, जो कोडिंग करता है, और किसके लिए भाई, अमीनो एसिड के लिए। कह रहे ये जो कॉम्बिनेशन है, जुगलबंदी है, ये प्रेजेंट है, मौजूद है कई दूसरी साइट्स में भी SARS-CoV-2 वायरस की, और कहाँ पे भाई, 2003 के सार्स के वायरस के अंदर भी ये मौजूद है। तो ये सिर्फ इसी कोरोना में नहीं है, पहले जो आए थे कोरोना उनके अंदर भी कई जगह पे हमें देखने को मिला है ना। इसलिए लैब लीक की थ्योरी ज़्यादा मजबूत नहीं है। कॉम्बिनेशन की वर्ब है इज़, एनकोडिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो कॉम्बिनेशन जो एनकोड फॉर करता है, वो कॉम्बिनेशन जो अपने आप में कोड बन जाता है ना। कह रहा द पॉसिबिलिटी ऑफ SARS-CoV-2 evolving via cell culture appears bleak as scientists have found the virus losing features key to transmission and virulence unless cultured using new methods। कह रहे जो पॉसिबिलिटी है, जो लाइकलीहुड है, जो संभावना है इस वायरस के इवॉल्व होने की, डेवलप होने की, और कैसे, सेल कल्चर के थ्रू। सेल कल्चर का मतलब होता है लेबोरेटरी के अंदर एक सेल को कल्चर करवाना, डेवलप करवाना वायरस की, है ना। कह रहा जो पॉसिबिलिटी है इस वायरस के लेबोरेटरी में बने होने की सेल कल्चर के जरिए, कह रहे बहुत ही ब्लीक है, ये बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अच्छा क्यों है, कह रहे क्योंकि एज जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसा पाया है कि जो वायरस है ना, ये वायरस कर रहा है लूज़ अपने फीचर्स को। साइंटिस्ट ने पाया वायरस को लूज़ करते हुए अपने गुणों को, और उन गुणों को जो बड़े की हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ट्रांसमिशन में और वायरलेंस में, एक जगह से दूसरी जगह फैलने में और अपने जहरीलेपन में। वायरलेंस वर्ड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कह रहा है अगर इसको आप कल्चर ना करो यूज़ करके नए मेथड्स को, अनलेस कल्चर्ड यूजिंग न्यू मेथड्स। ये सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका मतलब समझो। साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये वायरस जो है लैब में नहीं बना है। क्यों नहीं बना है भाई, क्योंकि लैब जो है अपना, ये जो वायरस है धीरे धीरे अपनी ट्रांसमिशन की एबिलिटी को लूज़ कर रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना। अगर आप इसके म्यूटेशंस को छोड़ दो तो जो ओरिजिनल वायरस है वो धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है। अच्छा अगर ये धीमा कब नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको नए मेथड से कल्चर कर दो तो। कह रहा है अगर लैब में बना होता ना तो ये ट्रांसमिशन और वायलेंस कभी छोड़ता ही नहीं। हमारे पास जो ऐसे मेथड्स हैं, अगर हम वायरस बनाना चाहें तो ऐसा वायरस बनेगा कि वो कभी भी अपनी ट्रांसमिशन की एबिलिटी को और वायलेंस को ख़त्म नहीं होने देगा। तो हमारे पास नए मेथड्स हैं ऐसे, पर साइंटिस्ट ने क्या पाया कि ये वायरस तो अपने आप नेचुरली अपनी जो है अपनी ताकत को धीरे धीरे कम कर रहा है। तो इसको देख करके लगता है कि लैब में बना ही नहीं हुआ, ये अपने आप प्रकृति ने बनाया और धीमे धीमे धीमा पड़ता जा रहा है। थोड़ा टेढ़ा सेंटेंस है, मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। पॉसिबिलिटी की वर्ब है अपीयर्स, साइंटिस्ट की वर्ब है फाउंड, की टू मतलब इंपॉर्टेंट टू, है ना। कल्चर मैंने आपको बता दिया डेवलप करना, किसी चीज़ को नर्चर करना, लैब में बनाना कल्चर करना कहलाता है। ब्लीक होता है बहुत ही ग्लूमी, जिसमें होप ना हो, कोई आशा से बिल्कुल भी भरा ना हो, बहुत ही उदासी भरा हो, उसको बोलते हैं ब्लीक, है ना। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है, बिल्कुल भी आशा वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिपोर्ट्स ऑफ 3 वुहान लैब रिसर्चर्स फॉलिंग इन November 19 बाय इटसेल्फ डज नॉट प्रूव अ लैब लीक हाइपोथेसिस। कह रहे जो रिपोर्ट्स हैं 3 वुहान के लैब रिसर्चर्स की जो फॉल इल कर रहे हैं, जो कि रिसर्चर जो हैं जो बीमार हो गए नवंबर 2019 में, अपने आप में कुछ भी प्रूव नहीं करती हैं, बाय इटसेल्फ प्रूव नहीं करती हैं लैब लीक की हाइपोथेसिस को। दुनिया बोल रही है कि वुहान के जो रिसर्चर हैं वो बीमार हो गए। कह रहा मान लो वो कहीं और किसी और चीज़ से बीमार हुए हों, लैब से बीमार हुए हैं, पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की वर्ब है डज नॉट प्रूव, जो कि गलत है, डू नॉट प्रूव आना चाहिए। बाय इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप में, पर रिपोर्ट्स के लिए लगना चाहिए बाय देमसेल्व्स, है ना। तो ये दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे या तो रिपोर्ट लिखो या इन दोनों को बदलो, इनके जो है सब्जेक्ट वर्ब को आपस में मिलाओ। कह रहा देयर इज़ नो एविडेंस दैट दे वर इन्फेक्टेड विद SARS-CoV-2 वायरस एंड इवन इफ दे वर इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट इट हैपेंड फ्रॉम इनसाइड द लैब। वही बात है, कह रहा कोई एविडेंस नहीं है इस बात की कि वो इन्फेक्ट हुए थे इस वायरस से, है ना। और यहाँ तक कि अगर वो हुए भी थे तो ये भी बड़ा ज़रूरी है प्रूव करना कि वायरस जो है, ये जो काम हुआ इन्फेक्ट होने का, इनसाइड द लैब हुआ है। हो सकता है वो बाहर से कहीं से इन्फेक्ट हो गए हों,
उनको कोविड हो गया हो, है ना। तो इस चीज़ को ही प्रूव करना पड़ेगा कि कोविड अंदर से ही हुआ है। अब यहाँ आकर के आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने की कोशिश कर रहा है, दुनिया कुछ और कह रही है, आर्टिकल कुछ और कह रहा है ना। यूँ कह रहा है कि चाइना का जब तक 100% प्रूफ ना मिले तब तक उसको गुनहगार नहीं मानेंगे। तो यही होता है कोल्ड लॉजिक, ज़रूरत से ज़्यादा लॉजिक। सब्जेक्ट वो मैच कर लोगे, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ कंक्लूजिंग एविडेंस टू सपोर्ट ईदर हाइपोथेसिस सो फार अ थोरो इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। कह रहा है एब्सेंस में, नामौजूदगी में, कंक्लूसिव एविडेंस की, ऐसी एविडेंस की जो कंक्लूसिव हो, जो किसी निर्णायक जो है भूमिका को निभाए, डिसाइसिव हो, फाइनल हो, है ना। कह रहा है ऐसी एविडेंस के बिना, और ऐसी एविडेंस वो जो सपोर्ट करे दोनों में से किसी भी हाइपोथेसिस को अभी तक, चाहे तो वायरस जंगल से आया है, चाहे वायरस जो है लैब से आया है। कह रहे हैं इन दोनों के बिना ही जो है ना एक थोरो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी ही नीडेड है। एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की हमें बड़ी ही ज़रूरत है। समझ गए ना। इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है इस, नीडेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। कंक्लूसिव होता है निर्णायक, आखिरी, फाइनल, है ना। थोरो और थ्रू वर्ड में डिफरेंस कर लेना। वैसे तो मैंने बहुत कुछ लिख करके लाया हूँ, पर आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगी वीडियो। आपके सामने लिखा हुआ, आप समझ भी सकते हो इससे, है ना। थोरो का मतलब है वाया, किसी चीज़ के जरिए, थ्रो का मतलब, और थोरो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डिटेल्ड। द डॉक्टर मेड अ थ्रोरो या थ्रो चेकअप ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट का एक डिटेल्ड चेकअप किया, है ना, पूरी तरह से उसका चेकअप किया। तो डिटेल्ड के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे थोरो को। थ्रो नाम के प्रेपोजिशन या एडवर्ब को यूज़ ना करें, है ना। दोनों अलग अलग हैं, एक ही वर्ड एक जैसे दिखते हैं लेकिन काम इनके अलग है। कह रहा वाइल द इंक्वायरी बाय द यूएस इंटेलिजेंस माइट प्रोवाइड क्लूज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज मोर लाइकली टू हेल्प रीच क्लोजर। कह रहे जहाँ जो इंक्वायरी है अमेरिका की इंटेलिजेंस के द्वारा, कह रहा हो सकता है प्रोवाइड कर दे कुछ क्लूज को, कुछ हिंट्स को। कह रहा जहाँ पे ऐसा है अमेरिका से हेल्प मिलेगी। कह रहा वहीं पे जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है ना वो बहुत ज़्यादा लाइकली है कि वो हेल्प करेगी रीच करने पे, पहुंचने पे एक क्लोजर को, एक फाइनल आउटकम को, है ना, आउटकम तक। तो कह रहे ये इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जासूसी से खाली होगा नहीं, वैज्ञानिकों को फील्ड में उतरना पड़ेगा पूरा काम करने के लिए। इंक्वायरी की वर्ब माइट प्रोवाइड, इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है इज। हेल्प के बाद में चाहे रीच लिखो चाहे टू रीच लिखो, इन्फिनेटिव लगाओ चाहे बेयर इन्फिनेटिव लगाओ, एक ही बात है। क्लोजर होता है फाइनल, है ना, किसी चीज़ का कंप्लीशन। कह रहा है चाइनाज कोऑपरेशन देयरफॉर बिकम्स वाइटल एंड पॉलिटिसाइजिंग द वायरस ओरिजिन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। कह रहा है चाइना का कोऑपरेशन इसलिए बहुत वाइटल है, बन जाता है बहुत ही ज़रूरी, और राजनीतिकरण, राजनीति खेलना वायरस के ओरिजिन के ऊपर है, वो किसी को भी हेल्प नहीं करने वाला है ना। चाइना अगर रूठ गया, उसने मना बोल दिया नहीं बताऊंगा, तो इस वायरस के बारे में किसी को नहीं पता लगेगा। बिना राजनीति खेले चाइना से उगलवा लो ये वायरस कहाँ से निकला है। समझ गए। कोऑपरेशन की वर्ब बिकम्स, वाइटल मतलब नेसेसरी, पॉलिटिसाइजिंग एक जीरेंड है, इसकी वर्ब है इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। सिंपल आर्टिकल था आज का। फटाफट क्विज पे आ जाओ। शुरू के 2 मैं करवाऊंगा, लास्ट के 3 आप करोगे, है ना। सिंपल वाले आप करोगे, जो मुश्किल वाले मैं करवा देता हूँ। दोनों सेंटेंस में एरर को आइडेंटिफाई करना है। इफ़ पीपल हैड नॉट मेड वाइल्ड एनिमल्स अ पार्ट ऑफ देयर डाइट्स अवर वर्ल्ड वुड नॉट हैव बैटल्ड जूनोसिस सच एज कोविड-19 एट प्रेजेंट। अगर दुनिया ने जंगली जानवरों को अपनी डाइट का हिस्सा ना बनाया होता तो हमारी दुनिया ना लड़ी होती ऐसी बीमारियों से जो कोविड-19 जैसी हैं, जैसे हम आज लड़ रहे हैं एट प्रेजेंट। समझ गए मेरी बात को। थर्ड कंडीशनल है, लास्ट में एट प्रेजेंट आ गया, नाउ आ गया, टुडे आ गया, एट दिस वेरी मोमेंट आ गया, मतलब थर्ड कंडीशनल की इस फॉर्म को बदलना पड़ेगा। कोरोना से तुम आज भी बैटल कर रहे हैं, बैटल तो जारी है ना। तो क्या करें भाई, इस एट प्रेजेंट की ख्याल करते हुए, इसको इज्जत देते हुए इस स्ट्रक्चर को सही कर दो, और यहाँ पे कर दो वुड नॉट हैव में से हैव को निकाल के, और बैटल को बदल दो बेयर इन्फिनिटिव में, और वर्ड वुड नॉट बैटल जूनोसिस सच एज कोविड-19 एट प्रेजेंट। समझ गए ना। अब देखो दूसरी चीज़, यहाँ पे जूनोसिस एक सिंगुलर नाउन है, पीछे IS आ रहा है, ES आ रहा होता तो प्लूरल होता। ये सिंगुलर नाउन यहाँ पे गलत है। आप बोलोगे सर एक जूनोसिस भी तो लिख सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा ना प्लूरल लिखना है। अगर आपको यहाँ पे सिंगुलर लिखना था तो इसके आगे अ लगाते, अ जूनोसिस सच एज कोविड-19। समझ गए ना। तो ये अ ना लगने की वजह से मुझे क्या पता लगा, ये सिंगुलर गलत है। तो या तो आप यहाँ पे अ लगा दो, और उससे भी बढ़िया आप उस यहाँ पे ये करो, इसको ई लगा दो, अ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। इसको प्लूरल बना दो ताकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाए। 2 एरर्स थी, दोनों को मैंने कर दिया सही। अब सेकंड को देख लो। अ न्यू हाइपोथेसिस हैज़ सम scintillating डेटा accusing the Chinese government of maintaining secrecy
around the origin of virus and revealed that the lab leak theory might be true। कह रहे एक नई साइंटिफिक हाइपोथेसिस ने, एक नई जो हाइपोथेसिस जो है, एक थ्योरी जो है, उसमें कुछ सिंटिलेटिंग डेटा है। सिंटिलेटिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा आपको उत्सुक करने वाला, बहुत ही ज़्यादा आपको क्यूरियस करने वाला, है ना, आपकी उत्सुकता को जगाने वाला। तो कह रहे इसमें बहुत सारा ऐसा डेटा है और जो एक्यूज़ करता है चाइना की सरकार को मेंटेन करने का सीक्रेसी को वायरस के ओरिजिन के चारों तरफ, अराउंड द ओरिजिन ऑफ वायरस। और इसी जो है हाइपोथेसिस ने रिवील किया है कि लैब लीक की थ्योरी हो सकता है सच हो। देखो सेंटेंस में गलती क्या है, हैज़ आपकी मेन वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पे रिवील जो है ये आपकी मेन वर्ब है। ये हैज़ जो ना, हैज़ यहाँ पे भी आएगा। क्यों आएगा भाई दूसरी बार? दूसरी बार आने का सीधा सा रीज़न है, यहाँ पे हैज़ मेन वर्ब है, यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगी। हाइपोथेसिस दोनों ही काम कर चुकी है। पहला तो ये डेटा को रखती है और इस चीज़ को रिवील भी कर चुकी है कि लैब लीक की थ्योरी सच होगी। यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनाओगे क्योंकि आपको सेंटेंस में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ। मान लो लिखा होता लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, यस्टरडे, अगर कोई पास्ट की एडवर्ब लगी होती तब ये यहाँ पे रिवील्ड भी बिल्कुल ठीक हो सकता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब पास्ट की एडवर्ब ना दी हो, आप प्रेफर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट लगाने का मतलब है हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा, इस हैज़ से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरी बार आप हैज़ को लिखोगे। समझ गए? थोड़ा गहरा चला गया मैं, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है जिन्होंने कोशिश की है समझने की। अब फटाफट आपका क्लोज टेस्ट है, 3 क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको सॉल्व करो, मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करो, कमेंट सेक्शन में आंसर मिलेगा आपको, है ना। अपना स्कोर जरूर बताना, आउट ऑफ 5 आपको कितने मिले। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।